नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। एक कैंपेन चल रहा है सोशल मीडिया पर, उसके बारे में एक डिमांड आई, एक फरमाइश आई, एक आदेश आया एक सब्सक्राइबर का। मैं अपने सब्सक्राइबर का और लाइक करने वालों का बड़ा सम्मान करता हूं, आपने देखा होगा, और मैं लगातार चाहता भी हूं कि आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो उनका आदेश था कि मोदी जी रोज़गार दो वाला जो हैशटैग है उस पर मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए। दो विकल्प थे, या तो मैं एक बहुत रोचक वीडियो बनाता जिसमें तरह तरह के डायलॉग जो बोले जा रहे हैं, मोदी जी हमें चौकीदार नहीं चाहिए, हमें, चूँकि 50 लाख के करीब इस पर ट्वीट अब तक हो चुके हैं और लगातार हो रहे हैं, तो बहुत सारी क्रिएटिविटी आई है, उस पर मैं वीडियो बनाता, वो आपके लिए मनोरंजक होता। लेकिन मुझे लगा कि जो लोग ये हैशटैग चला रहे हैं उनकी अपनी तकलीफ़ें हैं, उनके अपने दर्द हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। तो मैं अपने पूरे वीडियो को उनका जो समस्या है, उनका जो मुद्दा है, उस पर सही जानकारी रखने में इस्तेमाल करना चाहता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार, मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कि सरकार अगर चाहे तो कल 30 से 35 रुपये पेट्रोल का दाम कम हो सकता है। जुड़े हैं, कम लोग जुड़े हैं, क्या होगा। कई बार हम अपने दिमाग के जो सवाल हैं ना, उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। बेहद दर्दनाक, बेहद शर्मनाक और दिल दहलाने वाली दास्तान है। जो गरीब आदमी है उसके लिए रेल में यात्रा करना करीब करीब नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, जय। दो चीज़ें हैं जिन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अगर आप मोदी जी रोज़गार दो वाले हैशटैग पे चर्चा करते हैं। पहली चीज़, भारत में रोज़गार की समस्या क्या है, वो घट गई या बढ़ गई। दूसरा, रोज़गार को लेकर जो वादे किए गए थे वो कितने पूरे हुए। और तीसरी एक चीज़ बोनस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि वादे किए भी गए थे या हवा में लोगों ने ये जुमले बना के मोदी जी के नाम से बेचने शुरू कर दिए। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ये समस्या रोज़गार की क्या है। एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये संस्था जो है इस देश की आर्थिक स्थिति पे समय समय पे रिसर्च करती रहती है और बहुत अच्छी फाइंडिंग्स इसकी आती हैं। इसका बहुत सम्मान है क्योंकि इसने बहुत सारे मौक़ों पे सरकार को जानकारियाँ दी हैं, जनता को जानकारियाँ दी हैं, जिनके आधार पर नीतियाँ बनाने में मदद मिली है। इस संस्था ने जो आंकड़े जारी किए हैं, जो स्थितियाँ बताई हैं इस देश की बेरोज़गारी की, पहले मैं उन पे बात करना चाहूँगा। ये संस्था कहती है कि जो लॉकडाउन लगा उससे पहले ही बहुत बुरा हाल था और अब लॉकडाउन लगने के बाद तो तबाही आ गई। एक एक थाप आप जब थाली पे दे रहे थे ना, देश तबाही की तरफ बढ़ रहा था। आंकड़े बताता हूँ मैं आपको कि 2016 के बाद से जो बारोजगार लोग होते हैं, बारोजगार लोग मतलब वो जिनके पास नौकरी है, जो वर्किंग है हिंदुस्तान में, उनकी संख्या में लगातार कमी आ रही है। 2016-17 में इनकी संख्या 40.73 करोड़ थी, यानी 40 करोड़ 73 लाख। कब? 2016-17 में। और जो 17-18 में ये हो गई 40.59 लाख। इसके बाद अगर आप 18 और 19 में जाते हैं तो ये 40.9 तक सिमट गई, यानी सीधे सीधे 70 लाख के करीब नौकरियां जो हैं वो इस हिंदुस्तान में 2-3 साल में ही चली गई, कम हो गई। मतलब जो लोग नौकरी कर रहे थे उनकी जाती रही। ये ऐसे लोगों के आंकड़े हैं, इस रिपोर्ट का कहना है, जिन्होंने नौकरियां दोबारा तलाशनी शुरू की। जिन लोगों ने नौकरियां जाने के बाद ये उम्मीद छोड़ दी कि अब तो मिलेगी नहीं, या जो महिलाएं सामाजिक दबाव में घरेलू ज़रूरतों के मुताबिक नौकरी छोड़कर घर पे बैठ गईं, उनके आंकड़ों को इस रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है। अगर इस रिपोर्ट में वो आंकड़े शामिल होते हैं तो ये काम और भी बुरी स्थिति है, और भी बुरी तस्वीर है। रिपोर्ट कहती है कि अगर ये बाजार में काम तलाशने वाले इस आंकड़ों के अलावा इन आंकड़ों को भी जोड़ लिया जाए तो 1.5 करोड़ के करीब बेरोज़गारों की फ़ौज हिंदुस्तान के सामने खड़ी हो गई है। 1.5 करोड़ लोग, एक दिल्ली की आबादी के बराबर लोग बेरोज़गार हो गए हैं। 73 करोड़ के करीब अभी हमने डाटा देखा था, 40 करोड़ बेरोज़गार थे, बारोज़गार थे। उन 40 करोड़ में से 1.5 करोड़ की नौकरी जा चुकी है।
और ये जो आंकड़े बनते हैं, मैं आपको बताऊं, ये कई जगहों से आंकड़ों की जानकारी निकाली जाती है, इनको सपना नहीं आता है। जैसे कि रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन के आंकड़े, जैसे कि जो पीएफ कटता है ना उसके आंकड़े, ईएसआई के आंकड़े कि भाई कितने लोगों का कटना शुरू हुआ, कितने का नहीं हुआ, कितने लोगों ने पीएफ विड्रॉ किया, कितने का कटना बंद हो गया क्योंकि वो उनकी नौकरी चली गई। वहाँ से आपको काफ़ी तस्वीर अच्छी आंकड़ों की मिल जाती है। इसके अलावा जो है और अलग अलग सेक्टर्स के इंडस्ट्री के आंकड़ों की तस्वीर अलग से आती है। तो ये स्थिति रोजगार, तो 1.5 करोड़ बेरोजगारों को लेकर आप इस वक्त घूम रहे हैं और ये संख्या हर साल बढ़ने वाली है, नए नए बेरोजगार आ रहे हैं। मैं आपको ये भी बीच में कहीं समझा दूंगा कि किस तरह से गलत आर्थिक नीतियों के कारण बेरोजगारी बढ़ रही है, और उन गलत आर्थिक नीतियों में मेरा एक पूरा वीडियो है। एक पेट्रोल के दाम बढ़ाने की नीति भी शामिल है जिसके कारण देश की इकोनॉमी तबाह हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के विजय जोशी हैं, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, उसमें लिखा है कि कंपनियां ज़्यादा उत्पादन करने लगेंगी, जो सरकार जोर दे रही है, तो उससे जीडीपी बढ़ जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वो उत्पादन करने के लिए आदमियों का इस्तेमाल करेंगी या उत्पादन बढ़ाने के लिए लोगों को नौकरी से निकाल के ज़्यादा मशीनें लगा लेंगी। क्योंकि जब आप उत्पादन बढ़ाने का दबाव बनाएंगे उससे एक और बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। मार्केट अब माल आ जाएगा तो जो है वो उस मांग की डिमांड जो है इससे ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, तो चीज़ों के दाम कम होने लगेंगे, उससे मुनाफे पे असर पड़ेगा इंडस्ट्री के, और इंडस्ट्री और बुरी हालत में पहुंच जाएगी। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो 21-22 के बजट में, अभी जो बजट चल रहा है उसमें मिनिमम गवर्नेंस का जो नारा दिया है वो बेरोजगारी बढ़ाने वाला नारा है। मिनिमम गवर्नेंस का मतलब ये होता है कि जो काम करने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम कर दी जाए। मसलन कि गवर्नेंस मतलब आज जैसे 8 सिक्योरिटी गार्ड हैं आपकी सोसाइटी में, तो गवर्नेंस में एक काम करो, एक सुपरवाइज़र कम कर दो और 4 सिक्योरिटी गार्ड कम कर दो, इतने से ही काम चलाओ। तो ये क्या हुआ, गवर्नेंस का खर्चा, प्रशासन करने का खर्चा कम कर देना चाहिए, ये उनका नारा है इस बार में। इससे बेरोजगारी और बढ़ेगी। मैं आपको बताऊं, बेरोजगारी बढ़ने का मतलब किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सिर्फ किसी की नौकरी चला जाना या उसका घर बार चलाना मुश्किल नहीं हो जाना नहीं होता है। बेरोजगारी का मतलब यह है कि देश के ऊपर मुसीबत आ जाना। मनरेगा, नरेगा जैसी योजनाएं या बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, आप पुल बनाते हैं, आप हाईवे बनाते हैं, इसलिए रोजगार देते हैं कि लोगों के पास पैसा होगा, उस पैसे को वो खर्च करेंगे। जब उस पैसे को खर्च करेंगे तो उससे बाज़ार में जो इंडस्ट्री है उसको काम मिलेगा, वो सामान खरीदेंगे, वो सामान बिकेगा। इस तरह से धीरे धीरे करके एक मूवमेंट आती है पूरे मार्केट में, जिसको व्यापारी लोग अपनी देशी भाषा में कहते हैं बाज़ार में पैसा आ जाना। तो अगर आप लोगों का बेरोजगार कम कर देंगे, वेतन पाने वाले लोग कम होंगे, जब रोजगार कम कर देंगे, माफ़ कीजिएगा, वेतन पाने वाले लोग कम होंगे, तो बाज़ार में खर्च होने वाला पैसा भी कम हो जाएगा, और जो एक्चुअल बूस्ट मिलता है इकोनॉमी को जहाँ से, वो नहीं मिल पाएगा। आप जो टैक्स फ्री कर देते हैं उससे इंडस्ट्री का मुनाफा तो बढ़ जाता है, लेकिन उससे जो मूवमेंट होती है, जो व्यापार बढ़ता है, वो नहीं बढ़ता, उनका मुनाफा बढ़ जाता है। खैर, तो उन्होंने मिनिमम गवर्नेंस की बात कही, जो आगे जाकर आपको कहीं ना कहीं फंसाने वाली है, आपको मुसीबत में डालने वाली है। अब हो सकता है कि कुछ लोग आपके आसपास इतना वीडियो देखने के बाद, या कुछ लोगों के मन में विचार आए कि सरकार चमत्कार से क्या रोज़गार खड़े कर दे, आसमान से गिरा दे। मसला अब ये आ गया है, चूँकि लोग रोज़गार मांग रहे हैं और वो कह रहे हैं मोदी जी रोज़गार दो, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या मोदी जी ने कहा था कि हम रोज़गार देंगे। इस पे आता हूँ मैं। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो बीजेपी का मैनिफेस्टो आया था उसमें उन्होंने कहा था, 2014 के जो मैनिफेस्टो है उसमें जॉब यानी रोज़गार, नौकरी शब्द का 13 बार जिक्र किया गया है, ज़ोर शोर से जिक्र किया है, बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो है हम हिंदुस्तान को बदल देंगे रोज़गार के मामले में, और कांग्रेस पार्टी पे लगातार हमले करते रहे। मोदी जी ने क्या कहा, आगरा में जाकर, आगरा में शंखनाद रैली में नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की जनता को 2013 में चुनाव से पहले बहुत सारी बड़ी बातें कही थी और बहुत बड़े वादे किए थे। उन्होंने ये कहा था कि 1 करोड़ बेरोजगार भी तो रोज़गार भी कांग्रेस नहीं दे पा रही है। ये बार बार कहा जा रहा है कि मोदी जी ने कहा था कि 5 साल में हम 10 करोड़ रोज़गार देंगे, और इसी पर राहुल गांधी ने भी संसद में बाकायदा मोदी जी पर हमला किया। उन्होंने कहा था कि चीन के आंकड़े उन्होंने दिए, उन्होंने कहा कि 10 करोड़ रोज़गार आप देने वाले थे, उसका क्या हुआ। एक तो मोदी जी ने ये कहा, दूसरा उन्होंने कहा कि आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि चीन
50,000 लोगों को 24 घंटे में 50,000 लोगों को नौकरी देता है और आप सिर्फ 400 लोगों को दे पा रहे हैं। ये आपकी स्थिति है। ये राहुल गांधी ने मोदी जी से संसद में कहा। इसके बाद में सफाइयों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले तो संसद में ही मोदी जी ने बड़े जलेबी छान आंकड़े दिखा के सफाई देने की कोशिश की। उसके बाद मोदी जी ने एक चैनल के इंटरव्यू में कहा कि बेरोज़गारी का मतलब क्या हुआ। जो आपके स्टूडियो के बाहर जो आदमी पकौड़े बेच रहा है उसको आप रोज़गार नहीं मानेंगे। वो शाम को कुछ पैसे लेके जाता है, उसका घर चलाता है। ये कोशिश करूंगा कि ये बाइट भी मैं आपको अभी सुनवा दूं। इसके अलावा टाइम्स नाउ में जब वो गए थे अपना इंटरव्यू देने के लिए तो उन्होंने एंकर की झाड़ लगा दी, आप लोग रिसर्च किया कीजिए, आपके पास डाटे नहीं होते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस जिसको कहते हैं जानकारी इसको लेकर नहीं आई। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब पकोड़ा पीएम बाइट आ गई, आगरा रैली की बात आ गई, तो अब सबसे बड़ा मसला ये बचता है कि भाई साहब आप ही ने कहा था कि हम रोज़गार देंगे, दे दो। नहीं दे पाए, आपने ले लिए। अब जब आपने लोगों की नौकरियां ले ली, हर दूसरे दिन किसी न किसी का फ़ोन आपके पास भी आता होगा या आपकी खुद की नौकरी चली गई होगी और कहते होंगे कि साहब आधे पैसे में ही दिला दो, मुझे काम दिला दो। तब आपको लगता होगा कि इस मुल्क के नौजवान के पास पूरा हक है कि वो कहे कि मोदी जी रोज़गार दो। और शायद यही वजह है कि 50 लाख से ऊपर लोग मोदी जी रोज़गार का हैशटैग चला चुके हैं, सरकार से जवाब मांग चुके हैं। ये अलग बात है कि सरकार ने हमेशा जिस तरह की निर्लज्जता बरती है और इन सारी चीज़ों को साजिश करार दिया है। हो सकता है इसको वो कोई साजिश करार दे, जैसे कि किसान आंदोलन को उन्होंने साजिश करार दिया। कभी का मुट्ठी भर लोगों का है, कभी का चुटकी भर लोगों का है, कभी का कांग्रेस की साजिश है, कभी कुछ और। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अड़े रहिएगा, डटे रहिएगा। रोज़गार हमारी धरती पर हमारा अधिकार है, हम विदेश में जाकर नौकरी क्यों करें। वीडियो कैसा जरा लगा ज़रूर बताएं और दोस्तों तक भी पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद।